स्टूडेंट्स बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपको कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिसेस। हमने ये बात पढ़ी हुई है, मैंने आपको उस दिन जब 11 का फर्स्ट पार्ट करवाया था तो ये बताई थी, दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ दोनों पार्ट्स इसके, कि इफ़ ए इज़ सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू जीरो। अगर आपको किसी मैट्रिक्स को कहें कि वो सिंगुलर है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो की, यानी उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो वो सिंगुलर होगी, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगी। तो हमने ये बात यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन में से लैम्डा की वैल्यू यूज निकालनी है। पार्ट नंबर ए लिख लिया बेटा, 3x3 की मैट्रिक्स है ये। अब उन्होंने कहा है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो जबकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं किसी तरह से भी आप मैट्रिक्स को सॉल्व करो और उसकी जो है वो सिंगुलैरिटी जो है फाइंड कर सकते हो। हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको एक्सपेंड करने वाले मेथड से करें तो भी ये हो सकता है। तो हमने लिखा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स में से मैट्रिक का सिंबल हटा के हम डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा लेते हैं और एज इट इज़ इस मैट्रिक्स को लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करें रो 1 के थ्रू। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपको बताया था रो 1 में एक्सपेंडिंग क्या होती है, आपके पास प्लस माइनस प्लस, और रो 1 में चूंकि लैम्डा आ रहा है इसलिए रो 1 को एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 4 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा, 3 6 3 1। तो अंदर +4 × 3 6 3 1 लगा देते हैं। सेकंड वाले में माइनस का साइन आता होता है और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में इधर पहले बाहर क्या आ रहा है, लैम्डा माइनस लैम्डा, क्योंकि प्लस माइनस इनटू बाकी क्या बचा आपके पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अलावा क्या चार चीज़ें बची, 7 6 2 1। तो हमने लिख लिया 7 6 2 1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। लास्ट बात बची फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड में है 3 + 3 इनटू बाकी क्या बचा आपके पास 7 3 2 3। तो हमने ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लगा ली। 3/3 को तो हमें जो है वो एक्सपेंड करना बड़े अच्छे से आता है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे और हमें ये बात पता है कि ये सिंगुलर थी, तो इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है इज इक्वल टू 0 लिखना है, यानी इस पूरे क्वेश्चन को इक्वल टू 0 रख दिया तभी हमारे पास लैम्डा का आंसर आएगा, यही मेन बात थी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 3 आ गया, 6 3 18 और दरमियान में माइनस फॉर्मूले का आ गया। माइनस लैम्डा वैसे ही 7 1 7, 6 2 12 और -12 दरमियान में माइनस, +3 एज इट इज़ आ गया, 7 3 21 और माइनस दरमियान में उसकी मेथड का और 3 2 6 आ गया, इज इक्वल टू 0 जो हमें उन्होंने खुद बताया हुआ है। अब अगर हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास आप प्लस माइनस माइनस -15 आ जाता है, माइनस लैम्डा एज इट इज़, 12 में से 7 निकालें तो -5 बड़ी वैल्यू का साइन और 21 में से 6 निकालें अगर आपके पास, तो आपके पास आ जाता है 15 इज इक्वल टू 0। अब 4 × 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस माइनस प्लस +5 लैम्डा आ जाएगा और साथ में आ जाएगा +3 15 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा निकालना बड़े अच्छे से समझ आ रहा है, जो सिंपल कॉन्स्टेंट टर्म है उनको प्लस माइनस कर लेते हैं और एक साइड पे ले जाते हैं तो बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमने क्या किया, जब इनको प्लस माइनस किया तो -15 आ गया, हमें लैम्डा चाहिए, 15 को उधर ले गए और लैम्डा के नीचे 5 जाके डिवाइड हो गया तो ये आ गया 3 5 15। उन्होंने यही कहा था कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसमें से उसका लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। हमने सिंगुलैरिटी को यूज़ किया और लैम्डा की वैल्यू को फाइंड किया। पार्ट नंबर सेकंड भी इसका देख लेते हैं। इसमें और उस पार्ट में ये डिफरेंस था, ये 3/3 की मैट्रिक्स है थी और अब जो है वो 4/4 की मैट्रिक्स आएगी। अगर आप 11 क्वेश्चन कर लेंगे तो 12 क्वेश्चन भी फिर आपसे खुद हो जाएगा। मैंने आपको 12 का फर्स्ट पार्ट वैसे करवाया हुआ है, लेकिन आप जो है बाकी भी फिर 4/4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो आपको 12 क्वेश्चन के कह रहे हैं, 11 का सेकंड पार्ट अभी हम कर रहे हैं। 11 के सेकंड पार्ट में वो आपको कह रहे हैं 5 1 2 0 8 2 5 1 3 2 0 1 और 2 लैम्डा -1 और 3। इसमें भी ऐसे ही करना है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने। तो बिल्कुल वही तरीक़ाकार है जिस तरह हमने पीछे लेके चले हैं कि डिटर्मिनेंट जो है आपके पास इसमें इक्वल टू 0 रखना है। अब ये देखिए कि ये 4/4 मैट्रिक्स है, तो अब इसमें डिटर्मिनेंट वैसे नहीं आएगा जैसे अभी हमने ऊपर ले लिया है। इसमें हमें पहले इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सिंपल। जब हम इस मैट्रिक्स को सिंपल कर लेंगे तो जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यू बच जाएगी हम उसको जो है वो एक्सपेंड भी कर सकेंगे और उससे जो आपका आंसर बड़ा आसानी से आ जाएगा।
बेसिक बेटा अब हमारे पास जो रिमेनिंग अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमने उसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया और एज इट इज़ जो है वो सारी वैल्यूज़ को लिख लिया 4/4 की मैट्रिक्स को। अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जो आपके पास एंड वाला कॉलम है, इसमें ऐसे करते हैं, एक वैल्यू को 1 बना दें और बाकी सारी वैल्यूज़ को 0 बना दें, तो उससे हमें एक्सपेंड करना बड़ा आसान होता है। जब 4/4 का मैट्रिक्स आ जाए तो यहाँ किसी एक रो में ये काम कर लिया करें, या किसी एक कॉलम में ये काम कर लिया करें, ठीक है। किसी रो में करेंगे तो पहली रो को कर लें, पहली रो का एक एलिमेंट 1 रहने दें, बाकी सबको 0 कर दें। या फिर कॉलम में करेंगे तो पहली किसी कॉलम को सारे को 0 कर दें, या उसके एक एलिमेंट को 1 रहने दें। इसमें पहले ऑलरेडी कॉलम 3 में एक 0 था और बाकी 2 1 थे, तो हमें बड़ा आसानी हुई, इसलिए हमने ये ऑपरेशन इसी पे कर लिया। R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो 1 - 1 देखें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरह R3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसको R4 में से माइनस करेंगे तो वो जो 3 लास्ट वाला आपको नंबर नज़र आ रहा है वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो रिमेनिंग आंसर बचते हैं वो क्या बचे, पहले हम R2 में से R3 को माइनस करें सिंपली, तो आपके पास क्या बचता है, 0 5, 2 में से 2 निकालें 0। इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, सिंपल किया तो वो 0 आ गया। हमने लास्ट वाले कॉलम को इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1 और 0 नज़र आ रहे थे, इसलिए हमने उसी को जो है उसी पर ये ऑपरेशन करके तो हमने उसको आगे बनाया। आपको पता चलेगा क्यों हम इसको 0 बना रहे हैं और 1 को 1 क्यों बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि R3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, सारे 3 से मल्टीप्लाई कर लें रफ में और उसको R4 में से माइनस करते जाएं, तो वो 3 1 3 और 3 में से माइनस किया 0, इसको 3 में से माइनस करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। 3 2 क्या आ जाएगा आपके पास 6, और लैम्डा में से माइनस करेंगे तो लैम्डा -6 आ जाएगा। जो लास्ट वन वैल्यू है R3 की, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें। आप साथ फिंगर रख के देखें कि कैसे होता है। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 आ जाता है, और जब 2 - 9 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 - 9 = -7। 2 - 9 करें तो बड़ी वैल्यू का साथ में साइन भी लिखेंगे। तो ये आपके पास जो है मैक्सिमम देखें C4 में क्या हुआ, बाकी सारी वैल्यू 0 हो गई और एक जो है वो 1 रह गई। इसी को एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमारे पास बड़े आसान काम हो जाए। जब आप C4 को एक्सपेंड करोगे, यानी चौथा, पहली रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम, चौथी रो चौथा कॉलम, जब आप इन सबको बारी बारी करोगे तो सिर्फ जब तीसरी लाइन आएगी उसमें के सिर्फ बाहर 1 है, बाकी सबको एक्सपेंड करने की कोशिश भी करोगे वो 0 हो जाएंगे, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखोगे भी। तो हम इसको ओपन कैसे करते होते हैं, अगर आपको मैंने प्लस माइनस का रूल बताया हुआ है, फोर्थ वाले में माइनस प्लस आना है, यानी 1 में माइनस आता है। आप इस फॉर्मूले को भी जो है वो फॉलो कर सकते हो कि -1 कौन सा था, तीसरी रो थी, चौथा कॉलम था, 3 + 4 लिख लिया। इस तरह से भी साइन पता चल जाता है, जैसे हमने माइनर निकालना सीखा था, और डायरेक्ट भी हम पता कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एक वो मैट्रिक्स बना के कि किस तरह साइन लगाते होते हैं, ठीक है। दोनों तरीके हैं आपके पास। हमने जो है एक्सपैंड किसको कर लिया, बाकी सारे तो 0 0 हो जाते थे, हमने तीसरी रो और चौथा कॉलम किया जब एक्सपैंड, तो बाकी जो 3 वैल्यू बच गई 5 1 2 5 0 5, दरमियान वाला कट गया -7, लैम्डा -6 और -1 बच गया। अगर आप बाकी लिखोगे भी, यानी पहली रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, चौथी रो चौथा कॉलम लिखते हैं, वो सारा क्योंकि उनके बाहर 0 ना था, उसने सबको अंदर 0 कर देना था, इसलिए वो फिर लिखा ही नहीं। हमने सिर्फ वही लिखा जिसमें 1 है, और यही फ़ायदा है कि 4/4 को देखें हमने 3/3 बना लिया, और 3/3 का क्वेश्चन हम ऊपर करके आ रहे हैं कि 3/3 को कैसे हम जो है वो कर लेते हैं। बाहर वाला अगर आप जो है वो करो, सॉल्व करो, तो वो -1 ही रहता है, ठीक है। 3 + 4 क्या होता है 7। अब अगर हम इसको देखें कि आप इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, -1 × अगर हम इसमें रो 1 को एक्सपेंड कर लें या रो 2 को एक्सपेंड कर लें, आप देख सकते हो, आप रो 1 को भी एक्सपेंड कर सकते हो, आप रो 2 को भी एक्सपेंड कर सकते हो। ये आपको पता है इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और ये 3/3 की मैट्रिक्स है। आप इसको जैसे चाहो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो बड़े आराम से। तो हमने क्या किया, रो 2 को अगर एक्सपेंड करते हैं, उसमें 1 है, तो अंदर क्या बचेगा, लिख देते हैं साथ में कि रो एक्सपेंड विद रो 2, आपके पास बचता है दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम पे लाइन लगाएं, बाकी क्या बचेंगे आपके पास वैल्यूज़, डायरेक्ट अगर मैं लिख लूँ
दूसरी रो पहला कॉलम बाहर है -1 और आपको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, दूसरी रो में माइनस से शुरू होता है। अंदर क्या बची वैल्यूज़ 1 2 लैम्डा -6 और -1 आ गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम में बाहर बचेगा प्लस, दूसरी रो दूसरा कॉलम तो वो होएगा 0, वो बाहर 0 हो जाएगा, उसको लिखने का फ़ायदा नहीं, वो हमने निगलेक्ट कर दिया। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो में बाहर है 1 और माइनस का साइन साथ आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस वो प्लस वाला दरमियान में इग्नोर कर दिया क्योंकि वो 0 था। अब इसको सिंपल आप क्या करोगे, आगे सॉल्व कर लें, जैसे भी हमने सॉल्व करना है। उसका डिटर्मिनेंट अब ओपन कर रहे हैं, आप देख लें, और डिटर्मिनेंट ओपन करके जो सिंपल लैम्डा की वैल्यू आएगी आप वो निकाल लोगे, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन देख लें और साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाएं। बाकी जो 12 क्वेश्चन है इसके बाद वो भी आप खुद कर लीजिएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि वो सिंगुलर है, नेक्स्ट वाले में उन्होंने प्रूव करने को बताया है, तो आप सिर्फ उसको डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, उसको इक्वल टू 0 नहीं रखोगे, उसका जब लास्ट पे आंसर देखोगे वो खुद ब खुद जो है वो 0 आ जाएगा। जिसमें 0 नहीं आएगा उसमें आप कहोगे वो सिंगुलर नहीं है, और उसमें 0 आ जाएगा उसमें आप कहोगे वो सिंगुलर है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 भी आपने ऐसे कर लेना है। इसकी साथ साथ आप कैलकुलेशन करते रहें। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, माइनस माइनस प्लस 12 आ गया आपके पास। इसी तरह से 5 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आपके पास ये आ जाएगा। जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 11 आ गया, -1 एज इट इज़, 30 और 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 में से 7 निकालें, आपके पास -23 बचते हैं, ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएंगी। इन माइनस को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो साइन अंदर वालों के जो वो चेंज हो जाएंगे और ब्रैकेट्स भी ओपन हो जाएंगी। इससे हम जो है वो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन हमें पता है कि इसमें जो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ बी है ये इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमने खुद कहा कि वो सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट आप इक्वल टू 0 रख सकते हो। लैम्डा वालों के साथ सॉल्व कर लें और सिंपल कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व कर लें। 23 में से आप 11 निकालोगे तो ये आ जाएगा 12 और प्लस वैल्यू का साइन है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 0 है बाय बिकॉज जो है वो हमने कहा था कि बी जो है इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आगे रीज़न लिख लें और ये रीज़न लिख लें, हर स्टेप में उसको 0 के इक्वल रखते जाएं या इसके बाद 0 रख के इसको डायरेक्ट 0 के इक्वल रख लें। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 रख लेते हैं। अच्छा सॉरी बेटा, इसमें जो -5 लिखा गया है वहाँ पर 1 आना था, वो गलती से 5 लिखा गया है, तो ये बात आपने ठीक कर लेनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी जहाँ -5 वो बाहर जो था वो -1 लिखा हुआ था, वहाँ पर मिस्टेकली -5 लिखा गया, तो ये ठीक कर लीजिएगा। बाकी इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लैम्डा का आंसर आ गया 4। यही बेटा हमारी इसमें क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 17 इसके बाद करते हैं और आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स। जी बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम देखने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको वो क्या कह रहे हैं, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं और दोनों नॉन सिंगुलर हैं। आपको नॉन सिंगुलर की डिटेल मैंने पहले बता दी थी। देन वो आपसे ये मांग रहे हैं कि देन शो दैट, 2 रिज़ल्ट मांगे हुए हैं आपसे, 2 पार्ट्स कहे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है कि इफ़ ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी आपने ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है। ये आपके पास, इसको वैसे भी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास ए बी का होल इनवर्स आ जाता है तो वो दूसरी तरफ बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। अगर अब इसमें प्रूफ करने वक्त एक बात हमें ये देखनी पड़ेगी कि ये चीज़ ऐसे होती कैसे है। अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिखूँ कि ए बी है आपके पास, तो बी इनवर्स ए इनवर्स उसका इनवर्स है, यानी ए बी का होल इनवर्स का क्या तरीका है कि उसका पूरा इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमने जैसे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में पढ़ा था कि अगर 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 2 मैट्रिक्स को, और उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यानी अगर आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और उनका आंसर आई आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो आपके पास एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ए बी के प्रोडक्ट को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए। वो हम प्रूव करेंगे कि वाकई ऐसा आता है कि नहीं। हम क्या करते हैं, ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स को एक और तरीके से भी राइट कर सकते हैं। कैसे कि ए आपके पास ए बी है और बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो बी इन्वर्स है उसको अंदर दूसरी तरफ ब्रैकेट में ले जाते हैं और ए इन्वर्स को बाहर रहने देते हैं। क्यों? हमने क्या किया, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब क्या करते हैं, इसकी ब्रैकेट को अगर ओपन कर लें यानी मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ और बी इन्वर्स और बी को एक साथ लिख दें और ए इन्वर्स को बाहर लिख दें। ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पर। और आपको पता है अगर एक वैल्यू और उसका इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 है, आप 1 लिखें या ना लिखें। पीछे क्या रह गया, ए और ए इन्वर्स रह गया। अब ए इन्वर्स ए भी किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यहाँ से ये बात हमने प्रूव कर दी कि अगर ए बी का प्रोडक्ट और उसका इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाएँ तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इससे बात प्रूफ होती है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। ये बात तो हमने एक तरफ से प्रूव कर दी ना कि अगर ए बी को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए। अगर हम इसको उल्टा करें, उल्टा हम कैसे कर सकते हैं कि अगर इन्वर्स को उसके सिंपल प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तब भी वही बात है, यानी इन्वर्स इनटू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इनटू इन्वर्स बात एक ही होती है। अब सेकंड तरीके से करके देखते हैं कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स को अगर आप ए बी से मल्टीप्लाई करो तब क्या होता है। इसमें भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसको जो है वो इस तरह से प्रूव कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हम जनरल लेके चल रहे हैं, हमने कोई मैट्रिक्स नहीं ली, यानी ए बी 3/3 या 2/2 का नहीं लिया। उस तरह लेते तो लंबा काम हो जाना था, आपको सेपरेटली इन्वर्स भी लेने पड़ने थे। जी, ओपन किया है सबसे पहले बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ए बी को क्या किया, अब ए को अंदर ले गए, ठीक है। जहाँ दोनों को इकट्ठा करना है, जैसे उसमें हम बी को इधर ले आए थे, यहाँ हम ए को वहाँ लेके जा रहे हैं, तो ए इन्वर्स और ए इकट्ठा आ गया और बी जो है वो साइड, यानी दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना है। ये दोनों स्टेप में आपने याद रखना है, दरमियान वाली जो दोनों वैल्यूज़ होंगी उनको इकट्ठा कर लेना है। और साइड पे आप लिख भी सकते हो बाय एसोसिएटिव लॉ, लाजमी लिखना है ये। अब जब दरमियान में दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे तो आपको पता है ए इन्वर्स ए हो या ए इन्वर्स हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। बाकी पीछे बी एज इट इज़ रह जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लिखो या ना लिखो, दोनों में बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास भी अगर देखोगे अब क्या रिमेनिंग में बचता है, तो वो बी इन्वर्स इनटू बी आ जाएगा। और फिर अगेन वही बात आ गई कि अगर एक इन्वर्स और उसकी वैल्यू हो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है। तो हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ गया। तो ये बात हमने प्रूव करनी थी कि एक वैल्यू और उसका इन्वर्स आपस में अगर मल्टीप्लाई हों तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दें। इसका मतलब वो दोनों में इक्वल होते हैं, इक्वल वैल्यू होती है। और यही बात हमने प्रूव कर दी। फर्स्ट पार्ट इसका ये था, सेकंड पार्ट भी आपने यही बात प्रूव करनी है कि अगर ए इन्वर्स का इन्वर्स लिया जाए, वैसे तो हम ये सिंपल प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं कि इन्वर्स का इन्वर्स लिया जाए तो वो ए की इक्वल होता है, लेकिन इसको हमने प्रूव करके भी दिखाना है। वो आप क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये जो है फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दी है।